हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम सीए इंटरमीडिएट जैन 2025 एग्जामिनेशंस के टैक्सेशन पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले इस सेशन में इनकम टैक्स का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन लेने वाले हैं। हम पूरा प्रेजेंटेशन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो एक आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज को कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्लेस करना है, कैसे सोल्यूशन बनाना है, हम उसका पूरा कवरेज जरूर कवर करेंगे। दैट इज अप्रोच क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड अल्टीमेटली फाइनल आंसर तक पहुंचते पहुंचते आपको कहां वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह से चीजों को प्लेस करना चाहिए, ये डिस्कशन भी हमारा कवर होने वाला है। तो जो भी आने वाली एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं वो इस सेशन को केयरफुली सुने, ध्यान दें, ताकि आपको अप्रोच समझ आए। बिकॉज बहुत बच्चों के साथ एग्जाम में यही होता है कि सर हमें आता सब है लेकिन एग्जीक्यूशन करना नहीं आता। जब पेपर मिलता है तो हमारे हाथ नहीं चलते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सेशन आपको उस चीज में हेल्प करेगा। और अगर आपने जनवरी में एग्जाम दी है तो भी आप इस सेशन को जरूर सुने कि आपने क्या किया है और क्या करना चाहिए था अगर कहीं गैप क्रिएट हुआ है, तो ताकि यू कैन लर्न प्रोबेबली फॉर योर सीए फाइनल एंड देयर बाय आप चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको सीए फाइनल में अगेन टैक्सेशन का दिखने वाला है, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे दिखेगा जो भी आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। तो ये सबके लिए रेलेवेंट है जो सीए इंटरमीडिएट अपीयर कर चुके हैं या करने वाले हैं, ताकि वो प्रॉपर एनालिसिस कर सके। और हमारे रिजल्ट्स को सुधारने के लिए हमें एनालिसिस और प्रोसेसेस पे ही हमेशा ध्यान देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन 1। ये हमेशा से हिस्टोरिकली इसी पैटर्न में पूछा जाता है कि एक इंडिविजुअल के बारे में आपको एक पीएनएल अकाउंट दिया जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है और कहा जाता है टोटल इनकम और टैक्स पेएबल निकाल के बताओ फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्योंकि ये पेपर जनवरी 2025 का हम सॉल्व कर रहे हैं, इट इज थ्रू प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का हम डिस्कशन लेने वाले हैं। ऑब्वियसली अब जो May 25 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स होगी वो प्रीवियस ईयर 24-25 रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 25-26 के हिसाब से कंडक्ट की जाएगी। तो हम इस सेशन में जो सोल्यूशन कवर करने वाले हैं वो एज पर प्रीवियस ईयर 23-24 की जो टैक्स रेट थी या उसके हिसाब से जो लॉ था वही हम लेने वाले हैं। हम अपडेशंस जो हुए हैं वो प्रीवियस ईयर 24-25 के इस सेशन में कवर नहीं करने वाले। कहीं कहीं आपको बता जरूर दूंगा मैं, लेकिन आइडियली आपको इस पेपर को सॉल्व कराने के लिए मैं प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 पे ही रिलाई करने वाला हूं, ताकि क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली सही आंसर आपका क्या होना चाहिए था जो आपने एग्जाम में करके आए होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मिस्टर रोहित, a resident individual age 65 years, is a qualified medical practitioner. He runs his own clinic. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ये स्टैंडर्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रोवाइड किया है। फिर फॉलोइंग इज द फर्दर इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू द फाइनेंशियल ईयर आपको प्रोवाइड की हुई है। और ये सारी इंफॉर्मेशन को आप स्किप करके हमेशा लास्ट लाइन पे आते हो। किसी भी क्वेश्चन में जो लेंथी क्वेश्चन होता है हमेशा फर्स्ट लाइंस पढ़ो एंड देन लास्ट लाइंस पढ़ो, क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए करना क्या है, फिर करना शुरू करना होगा ना। इसीलिए हमेशा लास्ट लाइंस पहले पढ़ लेनी चाहिए। बिकॉज यू नो देयर आर टू रिजाइम्स फॉर एन इंडिविजुअल, डिफॉल्ट रिजाइम एंड अल्टरनेटिव रिजाइम। तो पहले ये क्लैरिटी होगी तो बेहतर है। कई बार इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है दोनों से सॉल्व करके बेनिफिशियल बताओ, इसीलिए आपको ये पहले पता होना चाहिए पूछा क्या है क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज नेट टैक्सेबल इनकम एंड नेट tax liability for the assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC 1A। इसका मतलब आपको डिफॉल्ट रिजाइम से सॉल्व नहीं करना है, आपने डिफॉल्ट रिजाइम से ऑप्ट आउट कर दिया है। मतलब आपको रेगुलर प्रोविजंस के तहत सॉल्व करना है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम के तहत जो ओल्ड रिजाइम थी उसके तहत सॉल्व करना है, ना कि न्यू रिजाइम के तहत आपको सॉल्व करना है। इससे ये क्लैरिटी मिल गई कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये पढ़ने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि ठीक है हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट देखते हो, पीएनएल अकाउंट देखते ही आपको समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में पीजीबीपी तो रहने ही वाला है। आपका पीजीबीपी का कैलकुलेशन तो निकलेगा ही निकलेगा। और जब मैं पीएनएल अकाउंट को स्कैन करता हूं तो बाई साइड देख के मुझे ये भी पता चल जाता है कि सैलरी इनकम है यानी कि सैलरी हेड भी आने वाला है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है यानी हाउस प्रॉपर्टी का हेड भी आने वाला है, और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज है यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी हमारा हेड आने वाला है। यानी 4 हेड्स तो हमारे क्लियरली इस क्वेश्चन के अंदर लगने ही वाले हैं।
और वो क्वेश्चन को स्कैन करते ही पता चल जाता है कि कौन से हेड्स लगने वाले हैं। तो आइडियली आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा जाता है कि जो आपका फर्स्ट फुल स्केप पेज होता है उसमें आप डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पांचों हेड्स के नाम लिखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम लिखते हैं, माइनस डिडक्शंस लिखते हैं, बॉटम पे टोटल इनकम लिखते हैं। ये आपका पेज 1 होता है। पेज 2 पे आप बोलते हैं कंप्यूटेशन नेट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी और आधा पेज छोड़ देते हैं और उसके बाद आप वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करते हैं। जिस वर्किंग नोट्स में आपका सबसे मेन वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट होता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो आप स्टार्ट कैसे करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से, और फिर नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट जो आपने अकाउंट्स के हिसाब से बनाया है उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं विद रिगार्ड टू द गिवन कंटेंट इन द क्वेश्चन। तो हम भी वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे पहले, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, जिसमें हमारी शुरुआत कहां से होगी, नेट प्रॉफिट से होगी। यानी सबसे पहले आप 8,59,000 लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, और फिर उसमें से चीजें ऐड और लेस करना शुरू करेंगे। मैं पर्सनली हमेशा ये मानता हूं कि आपको बाई साइड देखना चाहिए, इनकम साइड देखना चाहिए, क्योंकि वो छोटा होता है और वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है कि मुझसे क्वेश्चन हो रहा है। एंड देन हमें क्वेश्चन में बाकी पोर्शंस के ऊपर जाना चाहिए, टू साइड पे देखना स्टार्ट करना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड देखना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पहले इनकम साइड देखूं, तो इनकम साइड में नीचे से देखूं तो पहला दिया है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज कौन से हेड में टैक्सेबल किया जाता है, आईएफओएस, बिकॉज आईएफओएस के अंदर ही सारी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल की जाती है। तो देयर बाय आपको ये 10,000 यहां से हटाना पड़ेगा, 10,000 यहां से हटाना पड़ेगा और कहां लेके जाना पड़ेगा, आईएफओएस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा, यहां थोड़ी कवर किया जाएगा, तो 78,000 आपको यहां से हटाना पड़ेगा और इसे हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाना होगा। ऐसे ही सैलरी रिसीव फ्रॉम केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, आप किसी हॉस्पिटल में काम भी करते हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप जॉब भी करते हैं और अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं। क्लिनिक की डिटेल्स दी थी और उसी में बता दिया कि आपको सैलरी भी मिलती है, तो ये सैलरी तो सैलरी हेड में जाएगी ना, देयर बाय आपको ये 1,80,000 यहां से हटाना पड़ेगा। ये 3 नंबर्स आपको यहां से रिमूव करने पड़ेंगे। सर कंसल्टेशन फीस तो आपकी पीजीबीपी की है ना, क्योंकि यही तो आपका प्रोफेशन है जिससे आपकी कंसल्टेशन फीस है, तो इसे आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ये हमने 3 चीजें हटा दी। अब जब आपने ये 3 चीजें हटा दी तो पहले इन 3 चीजों का रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिव जगहों पे कर देना चाहिए इमीडिएटली। ये नहीं कि उसे होल्ड पे रखा है, नहीं तो आप भूल जाओगे या कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। तो इनके रिलेटेड मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। जैसे पहले मुझे डिटेल्स किसके रिलेटेड दी है, ही इज वर्किंग पार्ट टाइम विद केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वो कुछ समय के लिए केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और कुछ समय अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो ये आपने डॉक्टर्स में देखा ही होगा जनरली कि भाई कुछ टाइम हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं और कुछ समय अपना क्लिनिक पे भी बैठते हैं। तो इन्होंने पार्ट टाइम केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है, जिसमें सैलरी की डिटेल्स दी है, बेसिक पे 13,000, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 2,000 पर मंथ, यानी टोटल 15,000 पर मंथ इनको मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है। उसके अलावा कहा गया कि ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर उनके सन की एक मेडिकल ट्रीटमेंट हुई थी इसी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उनका सन नहीं होता तो उस केस में इस तरह के पेशेंट से इस तरह की ट्रीटमेंट के 1 लाख रुपए चार्ज किए गए होते। ये आपको डिटेल्स में प्रोवाइड किया है सैलरी के रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट 1 छोड़ूंगा, वर्किंग नोट 2 पे जाऊंगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी डालूंगा, उसके अंदर सबसे पहले बेसिक पे डालूंगा। तो बेसिक पे डालूंगा 13,000 इंटू 12, दैट इज 1,56,000। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, सर ट्रांसपोर्ट अलावेंस में कोई एग्जेम्पशन मिलता है क्या? सर ट्रांसपोर्ट अलावेंस में एग्जेम्पशन मिलता है, 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन वो किसको मिलता है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, इनमें से कोई होता है तो ही मिलता है। और क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनके कोई ऐसी कोई दिक्कत है। एंड देयर बाय अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस इज फुली टैक्सेबल। चाहे आप डिफॉल्ट रिजाइम की बात करो या ऑल्टरनेट रिजाइम की बात करो, ट्रांसपोर्ट अलावेंस का ट्रीटमेंट सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देयर बाय आपने सीधे सीधे 2,000 इंटू 12 करके 24,000 लिख दिया होगा, 24,000 पे आप पहुंच गए। एंड देन फिर बोला है कि सन की मेडिकल ट्रीटमेंट हुई थी, तो यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये परक्विजिट की बात की जा रही है, पर्क्स की बात की जा रही है। और जब आप पर्क्स पढ़ते हो तो पर्क्स के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटी का एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी में हम कहते हैं कि क्या एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया है या अदर्स को प्रोवाइड किया। अगर एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया है और इन इंडिया प्रोवाइड किया है तो 5 केसेस के अंदर हम उसे एग्जेम्प्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसे टैक्सेबल कर देते हैं। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया है, क्योंकि सन फैमिली मेंबर के अंदर कवर हो जाते हैं। और कहां ट्रीटमेंट दी है, केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में ही ट्रीटमेंट दी है, यानी आपके एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही दी है। तो जो 5 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल हो सकता है या सरकारी एम्प्लॉय हो सकता है या कोविड-19 रिलेटेड डिजीज हो सकती है या रूल 3A वाली डिजीज हो सकती है या एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो सकता है,
उसमें से एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, 1 रुपया टैक्स नहीं किया जाता, इसका मतलब 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, आपको नोट लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है इसीलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो 156 और 24 का अगर हम टोटल देखें तो हम 1,80,000 पे पहुंचते हैं। और ये 1,80,000 वही है ना जो यहां आपको 1,80,000 दिया हुआ था, ये वही 1,80,000 तो है, ये तो मैच कर रहा है हमारा जो 1,80,000 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे होते हैं तो ये तो आपकी क्या निकल के आई, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से आपको क्या देना पड़ता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है। आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है तो कितने का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो आपका फाइनल नंबर कितना हो जाएगा, 1,30,000 आपका फाइनल नंबर हो जाएगा, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में फ्रंट पे चला जाएगा। वर्किंग नोट आपका क्लोज हो जाएगा। आपने ऑप्ट आउट किया है, देखो प्रीवियस ईयर 23-24 में तो ऑप्ट आउट करो नहीं करो 50,000 ही है, लेकिन अब जो प्रीवियस ईयर 24-25 आ चुका है ना, उसके अंदर डिफॉल्ट रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गया है और ऑप्ट आउट करने पे 50,000 ही है। तो यहां पर तो ऑप्ट आउट किया ही है आपने, तो 50,000 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहा हूं सिर्फ डिस्कशन के लिए, बाकी प्रीवियस ईयर 23-24 में तो आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो प्रोवाइड कर दिया, तो ये 1,30,000 आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में सीधे सीधे चला जाएगा। ये एक काम हमारा हो गया, सैलरी इनकम जो हमारी फ्रंट पे चली गई होगी इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्योंकि हो सकता है ना किसी और हेड में लॉस आए, और लॉस आए तो वो सेट हो जाने के बाद आप आउटर कॉलम में लेके जाएं किसी भी हेड की इनकम को, इसीलिए एक बार के लिए हमने जो मेन फॉर्मेट बनाया होगा उसके अंदर इनर कॉलम में हमने डाल दिया होगा 1,30,000 का अमाउंट। ये हमारा सैलरी का काम हो गया। सैलरी का काम हो गया तो नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हम देखने जाएं तो हमें सेकंड पॉइंट एक लेंदी सा दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम। ऐसा पॉइंट पहले भी पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट ने, एंड देयर बाय इस तरह का सिमिलर पॉइंट हम क्लास में वर्कशीट सॉल्व करते वक्त करते हैं। तो इस तरह का सिमिलर पॉइंट आपने किया हुआ होता है, कोई नया पॉइंट नहीं आया था ये ऑल टुगेदर। ऐसा कुछ सालों पहले एक एग्जाम में सिमिलर तरीके का पॉइंट पूछा गया था, कुछ सिर्फ थोड़ी बहुत ट्विकिंग की गई है। जितना मुझे ध्यान है नवंबर 19 का शायद जो पेपर था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सेम टू सेम पार्ट पूछा गया था। क्या लिखा है, ही ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। ओनरशिप रेसिडेंशियल हाउस की तो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन लग जाता है आपका। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस 50% है जो इज सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय हिम, while the first floor of the house 50% जो अगेन है has been rented out since 1/10/2023। तो आधा घर 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी आधा घर जो 50% है वो कुछ समय शायद सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा होगा और फिर कुछ समय आपने उसे लेट आउट कर दिया होगा। तो 6 महीने लेट आउट किया है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से लेट आउट किया है, इसे लेके 31 मार्च 2024 हमारे प्रीवियस ईयर में जाएगा। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर हाउस वाज स्टार्टेड ऑन 1/4/23 यानी प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ तब रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 30/9/2023। तो रिकंस्ट्रक्शन यानी रिनोवेशन हो रहा होगा, इसी वजह से आप उसे रेंट पे नहीं चढ़ा पाए, और रेंट पे नहीं चढ़ा पाए तो रेंट आपका स्टार्ट 1/10/23 से किया गया है। द मंथली रेंट इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का मंथली रेंट है, तो 6 महीने का रेंट मिला होगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो ऑक्यूपाइड है और आपने जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भाड़े पे चढ़ाया है, लेकिन 6 महीने चढ़ाया है तो 10,000 इंटू 6 60,000 का आपको रेंट रियलाइज हुआ होना चाहिए। द टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 पर मंथ एज पावर बैकअप चार्जेस, यानी कि वहां पर कुछ इन्वर्टर वगैरह लगाया हुआ होगा और देयर बाय जो टेनेंट है उसको आपने बोला कि भाई इन्वर्टर भी तो लगाया हुआ है ना, तो खाली घर का भाड़ा थोड़ी देगा, तो इन्वर्टर का भी भाड़ा देगा, तो पावर बैकअप चार्जेस का भी तो मुझे पैसा देगा 3,000 रुपए। अब ये बात पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कि हम जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कॉम्पोजिट रेंट का टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर आपको लैंड और बिल्डिंग के रिलेटेड रेंट मिला है और अदर फैसिलिटीज के मिला है रिलेटेड, तो अगर वो सेपरेबल है तो जो लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड मिला है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, पर जो अदर फैसिलिटीज के रिलेटेड मिला है वो पीजीबीपी आईएफओएस में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका बिजनेस है या अदर सोर्स है। तो क्योंकि ये इसका बिजनेस नहीं है वो किस में जाएगा, अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। और अगर सेपरेबल ही नहीं है तो फिर उस केस में हम कहते थे पूरा पीजीबीपी आईएफओएस के अंदर चला जाएगा। यहां सेपरेबल है ना, क्योंकि क्लियरली बताया है 10,000 जगह के लिए है और 3,000 आपका पावर बैकअप चार्जेस के लिए, और 3,000 पर मंथ है, तो अगेन 3,000 इंटू 6 क्योंकि 6 महीने के लिए 3,000 इंटू 6 18,000 हो जाएगा। आपको हिसाब बैठ जाना चाहिए, 60,000 और 18,000 टोटल कितना हो गया 78,000। यही 78,000 आपने यहां पर हटाने की बात की हुई है, जिसमें से 60,000 हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा और 18,000 आईएफओएस के हेड में जाएगा।
क्योंकि वो पावर बैकअप चार्जेस अदर कंपोनेंट हो गया, अदर फैसिलिटी हो गया, जिसपे सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। तो यहां पर आपको ये 60,000 और 18,000 तोड़ना पड़ेगा और 18,000 को IFOS वर्किंग नोट बना के लेके जाना पड़ेगा और 60,000 को हाउस प्रॉपर्टी में लाना होगा, जिसमें वर्किंग नोट में हाउस प्रॉपर्टी में पहले फॉर्मेट बना लोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देन यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें भी दो कॉलम होंगे, एक ग्राउंड फ्लोर का कॉलम होगा और एक फर्स्ट फ्लोर का कॉलम होगा, क्योंकि 50-50% करके आपको तोड़ना होगा। जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर वाला कॉलम होगा उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू डैश होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन डैश होगा, नेट चैनल वैल्यू डैश होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन डैश होगा, खाली इंटरेस्ट आ सकता है। और जो आपका फर्स्ट फ्लोर वाला होगा उसमें आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। अब क्वेश्चन में कहीं एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया, आपको एक्चुअल रेंट ही दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, इसका मतलब आपका जीएवी 60,000 हो जाएगा। इसका मतलब दो चीजें आपकी कैलकुलेट की जा रही होगी, मैं इस तरफ अगर क्लियरली लिख दूं तो एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट और एक आपका लेट आउट वाला पार्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी डैश हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस भी डैश हो जाएगा, एनएवी भी डैश हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका डैश हो जाएगा। लेकिन लेट आउट वाले के अंदर 60,000 डालना पड़ेगा, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन मुझे जो एक्चुअल रेंट है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ जाएगा, तो वो मेरा 60,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख ऑन 1/4/23, इसी साल के शुरुआत में हाउसिंग लोन लिया था। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर दिस 6 months was 60,000 and for this 6 months was 40,000. During the year he also paid municipal taxes for financial year 22-23 and for financial year 23-24. कौन से साल का म्युनिसिपल टैक्स होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन से साल में म्युनिसिपल टैक्स भरते हो उससे फर्क पड़ता है। इसका मतलब कौन से साल का है वो इररिलेवेंट है, कितना भरा है वो मैटर करता है। 4,000 6,000 टोटल कितना म्युनिसिपल टैक्स भरा है 10,000। लेकिन सर 10,000 तो पूरे घर का भरा है ना, ग्राउंड फ्लोर तो उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि जीएवी नील है। इसका मतलब ये 10,000 में से डिवाइड बाय 2 करके 5,000 के म्युनिसिपल टैक्स का आपको यहां डिडक्शन मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। ये कितने पे आ जाएगा, 55,000 पे आ जाएगा। 55,000 में से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 55,000 का 30% हो गया आपका 16,500। इतने का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब खाली इंटरेस्ट डालना बाकी, हमारा इंटरेस्ट डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर इंटरेस्ट डालना है तो इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग है और लेट आउट का अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स होती है, जिसके अंदर आपको ध्यान है कि अगर आपने डिफॉल्ट रिजाइम से ऑप्ट आउट कर दिया है तो ज्यादा चिंता ही नहीं है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट रिजाइम में होते तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ ऑल्टरनेटिव रिजाइम में ही अलाउ किया जाता है। तो यहां तो हम ऑल्टरनेटिव रिजाइम में ही है, तो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी अलाउड होगा, लेट आउट में भी अलाउड होगा। लेकिन उसमें भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है, लेट आउट वाले में कोई लिमिट थोड़ी होती है, लेट आउट में तो पूरा अलाउ कर दिया जाता है। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना सर पूरे घर का इंटरेस्ट कितना है, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है। तो क्वेश्चन ने आपको गुमराह करने के लिए 6 महीने का अलग दिया है और बाकी 6 महीने का अलग दिया है। दैट वाज इररिलेवेंट सर। विद इन द प्रीवियस ईयर जितना इंटरेस्ट है वही लेना है ना। ये कोई कंस्ट्रक्शन का केस थोड़ी है कि प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होगा, और वो भी प्री कंस्ट्रक्शन होता अगर तो लास्ट ईयर के 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होता है वो प्री कंस्ट्रक्शन होता है। ये तो रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का केस है, रिनोवेशन के केस में थोड़ी आपको प्री या पोस्ट कुछ करना होता है, वो तो जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब आपको दिमाग ही नहीं लगाना था कि 60 और 40 अलग अलग है, आपको 60 और 40 ऐड करके सीधे सीधे 1 लाख का अमाउंट निकाल लेना था कि ये 1 लाख का इंटरेस्ट है। बट ये जो 1 लाख का इंटरेस्ट है इसमें ग्राउंड फ्लोर की तरफ एट्रीब्यूटेबल 50% होगा और फर्स्ट फ्लोर की तरफ एट्रीब्यूटेबल 50% होगा, यानी 50,000 हो जाएगा, जिसमें से लेट आउट वाली की तरफ 50,000 हो गया, तो वो तो चुपचाप लेस कर दो, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे 50,000 लेस हो जाएगा और वहां पर आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। 55,000 में से 16,500 गए आपके और साथ साथ में 50,000 भी गए आपके, तो ये 11,500 नेगेटिव आ गया आपका, 11,500 नेगेटिव आ गया। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की तरफ 50,000 है उसमें आपको वो चार्ट फॉलो करना पड़ता है कि क्या इंटरेस्ट पे कोई लिमिट या कैप लगाई जाएगी। तो इंटरेस्ट पे लिमिट या कैप आप क्या पढ़ते होगी सर, पहले तो ये बताओ कि वो जो लोन लिया है आपने क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वाले पोर्शन के लिए लिया है? यस सर, तभी तो हम यहाँ लिमिट देख रहे हैं। लिमिट है तो उस केस में आपको ये देखना पड़ता है कि लोन किस लिए लिया है, रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए लिया है। तो सर ये रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन इज अ रिपेयर रिन्यूअल का कैटेगरी, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन और एन एक्विजिशन। तो हमने सिंपल बोला होता है द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 30,000, 30,000 अलाउ किया जाता है, तो 50 तो नहीं मिल पाएगा, 30,000 पे ही अटक जाएगा। वो भी इसलिए मिला क्योंकि आपने ऑप्ट आउट किया है, अगर ऑप्ट आउट नहीं किया होता तो ये भी नहीं मिलता, क्योंकि डिफॉल्ट रिजाइम में तो वो भी अलाउड नहीं होता है। आप 30,000 यहां पर लेस करेंगे, यानी नेगेटिव आपका 41,500 आ गया।
ये आपका वर्किंग नोट के अंदर नंबर निकल के आएगा 41,500 का आपका लॉस निकल के आ गया। ये जो 41,500 का लॉस निकल के आ गया, इस लॉस को आप किसी भी हेड के सामने सेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 लाख ही सेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव रिजाइम की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम। अगर डिफॉल्ट रिजाइम होता तो सर सेट ही नहीं कर पाते, लैप्स हो जाता सीधे सीधे। लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेटिव रिजाइम में आप सेट कर पाओगे तो किसी भी हेड के सामने सेट कर पाओगे। तो सर अभी अभी आपने सैलरी निकाला था और हमने ये क्लास में पढ़ा होता है कि सबसे इजी होता है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सैलरी के सामने सेट कर दो। सिंपल कर, आप किसी भी हेड के सामने सकते हो, बट उसके सामने कर दो, सिंपल रहेगा। whichever is beneficial आप देख सकते हो, तो आप उसके सामने सेट कर दोगे 1,30,000 के सामने। तो आप फ्रंट पे जाओगे मेन पेज पे, और मेन पेज पे इनर कॉलम में 1,30,000 और इनर कॉलम में सैलरी के नीचे एक और लाइन आइटम डालोगे, एडजस्टिंग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 41,500 इसके सामने सेट कर दोगे। 41,500 हम सेट कर देंगे तो हमारा नंबर 1,30,000 माइनस 41,500 88,500 हो जाएगा। ये फाइनल नंबर होगा जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर दिखाई दे रहा होगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डैश आ जाएगा। कुछ कैरी नहीं करना ना, क्योंकि पूरा का पूरा आपका सेट तो हो ही गया। अगर सेट नहीं हुआ होता 2 लाख के ऊपर होता तो आपको कैरी करना पड़ा होता, यहाँ पर तो कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। ये 88,500 आपका फाइनल नंबर निकल के आ गया। ये हमने दूसरा आइटम क्लोज कर लिया। इसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की है वो तो सब हमारी पीजीबीपी के रिलेटेड प्रोवाइड की हुई है। जो अभी हमें डिस्कस करना है, हमने ये पहले क्या कंप्लीट कर लिया, एक तो हमने डिस्कस कर लिया रेंटल इनकम का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, सैलरी रिसीव का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, और अब एक आइटम क्या बच जाता है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी का हमारा डिस्कशन बच जाता है। तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी के डिस्कशन के लिए हमने कहा ये उठा के किस में डाल दोगे, आईएफओएस में डाल दोगे। तो सर अगर आईएफओएस की बात करें तो आईएफओएस में एक तो ये 10,000 गया है, और वो 18,000 के पावर बैकअप चार्जेस भी गए हैं। 18,000 के पावर बैकअप चार्जेस गए हमारे 18,000 के, वो भी हमारा आईएफओएस के अंदर गया है। हाउस प्रॉपर्टी में 60,000 गया था और बाकी 18,000 हमारा यहां चला गया। तो ये 180 भी हो गया, ये 78 भी हो गया, और ये 10 का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब हम वापस अपने पीजीबीपी के वर्किंग नोट 1 पे आ जाएंगे कि ये तो हमारे अमाउंट्स लेस हो गए थे जो बाई साइड वाले थे। अब टू साइड वाले हमारे खर्चे क्या दिख रहे हैं हमें, तो टू साइड वाले खर्चे अगर हम एक एक करके देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहला आइटम प्रोवाइड किया है, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35, 25,000। ओके है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड होता है क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव रिजाइम में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर डिफॉल्ट रिजाइम में होते तो दिक्कत हुआ होता, पर ध्यान रखना कि जब आप इसे अलाउ कर रहे हैं तो एग्जाम में कम से कम आपने इसके रिलेटेड एक नोट लिखा होना चाहिए कि आप इसमें ऐड में डालें और ऐड में डाल के डैश कर दे और वहां ब्रैकेट में लिख दे कि इट इज अलाउड, देयरबाय उसका कोई ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, सन की एजुकेशन के लिए जो आपने लोन लिया उसके ऊपर ब्याज चुकाया है। तो सर ये तो पर्सनल खर्चा हो गया ना, ये थोड़ी अलाउ करेंगे सर। लेकिन 80E में तो अलाउ कर सकते हैं ना, 80E में अलाउ कर सकते हैं, बट वो तो जीटीआई के बाद होगा। अभी तो आपको 26,000 इसमें ऐड करना पड़ा होगा अपने पीजीबीपी के फॉर्मेट में। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख वही तो है 60,000 प्लस 40,000 जो आपको अभी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अलाउ करवा दिया। जब हाउस प्रॉपर्टी में जितना अलाउ होना था हो गया, तो यहां थोड़ी अलाउ किया जाएगा। ये तो 1 लाख आपको एड बैक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पावर एंड फ्यूल 24,000 का कुछ खर्चा आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो नीचे एक बार देख लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन में क्या इसके रिलेटेड कुछ दिया है। तो एक तो सैलरी के रिलेटेड दिया है, उस पर बाद में आएंगे। हमें दिया है पावर एंड फ्यूल के रिलेटेड, इट इंक्लूड्स द सम ऑफ 6,000 इनकर्ड फॉर जनरेटर फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप टू द टेनेंट। अब ये लिंक आ गया हमारा कि हमने जो पावर एंड फ्यूल के खर्चे डाले हैं, वो जो टोटल खर्चे डाले हैं, टोटल खर्चे कितने डाले हैं हमने यहाँ पर 24,000 रुपए के खर्चे डाले, उसमें से 6,000 का खर्चा तो वो जो टेनेंट से हम बैकअप चार्जेस वसूल रहे थे ना, उसको 6,000 मेंटेन करने में लग गया है, उसका फ्यूल वगैरह भराने में लग गया है हमारा 6,000। तो ये सर 6,000 अलाउड तो होगा, लेकिन अलाउ यहां थोड़ी होगा। वो जो पावर बैकअप चार्जेस आपको रिसीव हो रहे हैं उसी के सामने अलाउड होगा ना, आईएफओएस साइड के अंदर अलाउ किया जाएगा, यहां थोड़ी अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब 6,000 आपको यहां ऐड करना होगा और 6,000 आपको आईएफओएस वाला जो आपका फॉर्मेट है उसके अंदर आपको उसे लेस करना होगा, उसे पैरेलली हटा देना होगा। इसका मतलब आईएफओएस के अंदर वो 12,000 दिखाई देगा और 10,000 का डिविडेंड इनकम दिखाई देगा। ये दो चीजें आपकी दिखाई देगी, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहां से 6,000 आपको हटा देना होगा। बाकी जो 18,000 है वो तो ओके ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो 18,000 तो आपके पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस सेक्शन 37 में आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। देन आता है कन्वेंस एक्सपेंसेस 24,000 का। अब कन्वेंस एक्सपेंसेस के रिलेटेड भी हम एक पॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। कन्वेंस एक्सपेंसेस के रिलेटेड लिखा है इट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 12,000 इनकर्ड फॉर कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइस वर्सा इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। भाई वो जो नौकरी कर रहा था उसमें ऑफिस से, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आने का जो खर्चा लग रहा था ना, वो 12,000 रुपए है, वो भी इन्होंने पीएनएल में डेबिट किया हुआ है। तो सर ये खर्चा तो सैलरी हेड में मिलना चाहिए, क्योंकि सैलरी इनकम की वजह से ये खर्चा हुआ है। पर सैलरी हेड में ऐसा कोई खर्चा नहीं मिलता, क्योंकि सैलरी हेड में तो खाली प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बाकी तो और कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये 12,000 का खर्चा कहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी पीजीबीपी के फॉर्मेट में आपको 12,000
एड बैक करने पड़ जाएंगे, 12,000 आपको एड बैक करना रहेगा। देन उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंस के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रिलेटेड भी आई थिंक एक पॉइंट दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर हिज हाउस। ये 10,000 वही है जिसका डिडक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये 10,000 आपने डेबिट कर रखा है, पीएनएल में करना थोड़ी चाहिए आपको, इसे हटाना पड़ेगा। तो 10,000 आपने अगेन एड बैक कर दिया होना चाहिए, इसे आपने हटा दिया होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल था। देन आ जाता है सैलरी स्टाफ 8,20,000। तो सैलरी स्टाफ अलाउड होती है, लेकिन उसके अंदर एक बात लिखी है, जो पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ है टू सिस्टर इन लॉ ऑफ मिस्टर रोहित who was in charge of accounts and receivable department, however in comparison to similar work profile जो FMB होनी चाहिए वो 20,000 रुपए पर मंथ है। अब जैसे ये पढ़ते हो आपके दिमाग में 40A सबसेक्शन 2 आना चाहिए। 40A सबसेक्शन 2 में आपको बोला जाता है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्संस होते हैं और स्पेसिफाइड पर्संस को अगर आप कुछ एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं एफएमबी या लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस के मुकाबले, तो जितना एक्सेस पेमेंट आप कर रहे होंगे वो एड बैक कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन किसको पेमेंट कर रहे हैं? स्पेसिफाइड पर्सन को। क्या सिस्टर इन लॉ रिलेटिव होते हैं? क्या वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं? द आंसर इज नो। 40A सबसेक्शन 2 में 2 क्लॉज 41 रिलेटिव की डेफिनेशन लगती है, जिसके अंदर अपने ब्रदर और सिस्टर कवर्ड होते हैं, लीनियल असेंडेंट कवर होते हैं, लीनियल डिसेंडेंट कवर होते हैं, स्पाउस कवर होते हैं, लेकिन इन लॉज कवर नहीं होते हैं। 56(2)(10) में होते हैं, लेकिन यहां 48(2) में नहीं होते। एंड देयर बाय कोई डिसअलावेंस नहीं होगा, सब कुछ ओके है। खाली आपको नोट डालना पड़ेगा कि कोई डिसअलावेंस नहीं किया जाएगा, तभी आपको उसका आधा मार्क मिलेगा, नहीं तो आप उसका मार्क मिस कर देंगे, क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा ना, आपने क्यों नहीं किया, तो आपको बताना होगा कि वो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स में कवर्ड नहीं है। तो उसी फॉर्मेट में डैश करके एक लाइन आइटम डाल के ब्रैकेट में उसका रीजन दे दोगे तो भी काफी अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, टू सेव टाइम। ये आपका इस पॉइंट का भी ट्रीटमेंट हो गया। तो यहां ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, और यहां एक और पॉइंट दिया है, क्लिनिक में जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स दी है कि क्लिनिक इक्विपमेंट की ओपनिंग WDV 1 लाख रुपए की है, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ फ्रेश परचेज किया है 25,000 का, जो आपने कैश में पे किया है। तो सर जो क्लिनिक इक्विपमेंट है वो एक तरह का एपैरेटस होता है, एपैरेटस यानी प्लांट एंड मशीनरी में क्लासिफाई हो गया, तो 15% लगेगा, 15% एप्लीकेबल किया जाएगा। और ये तो ओपनिंग है, ओपनिंग है तो यहां पर तो 15,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, आपका 15,000 का डिप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर वो जो 25,000 है सर, जो फ्रेश परचेज किए, एडिशन किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो कैश में पे किया है, कैश में पे किया है। 10,000 के ऊपर अगर आप अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करते हैं तो ही ब्लॉक में ऐड होता है और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलता है। इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक में निल वैल्यू पे ऐड किया जाएगा एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, जो हम एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर रीड कर रहे होते हैं। देयर बाय आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, हालांकि नोट डालना पड़ेगा आपको, वहां ट्रीटमेंट करते वक्त नोट में बताना पड़ेगा कि क्यों आपने इसे नहीं लिया, तभी आपको उसका मार्क मिलेगा। ये आपका 15,000 का डिप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां हमारा 15,000 लेस हो जाएगा एज अ डिप्रिसिएशन। ये हमारे ई पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो एफ पॉइंट और जी पॉइंट दिया है वो तो हमारा जीटीआई के बाद होगा, तो अभी उसे होल्ड पे रखते हैं। अभी तो हम पहले पीजीबीपी क्लोज कर रहे हैं, हेड्स क्लोज कर रहे हैं, और उसके बाद हम चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई थिंक हमारे पीजीबीपी के सारे पॉइंट्स हो गए। जितनी भी चीजें आपको टू और बाई साइड दी हुई थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है, सारी कंप्लीट कर ली है। तो आप इससे फाइनल पीजीबीपी का नंबर निकाल सकते हैं। तो फटाफट मैं पीजीबीपी का नंबर निकाल देता हूं कि आपका नंबर आना चाहिए 8,59,000 माइनस 10,000 माइनस 78,000 माइनस 1,80,000 माइनस में ये है 15,000। देन ऐड के अंदर आपके आ जाते हैं 12,000, ऐड आ जाता है 6,000, ऐड आ जाता है 10,000, ऐड आ जाता है 1,26,000। ये सब आपके ऐड हो गए, तो आपका फाइनल नंबर करेक्ट 7,30,000 का आपका फाइनल नंबर पीजीबीपी का निकल के आ रहा है। इसके अंदर एक और ऑल्टरनेटिव डिस्कशन भी हो सकता है, बट अगर आपने इसे मेंशन नहीं भी किया होगा तो भी चलेगा। जैसे कि ये जो ग्रॉस रिसीट्स है, ये आप देख रहे हैं 22 लाख रुपए की है, तो दिमाग में वो 44 ADA भी आना चाहिए आपके, कि वो 50 लाख तक की ग्रॉस रिसीट्स होती है, तो प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत आपको 50% तो दिखाना पड़ता है, यानी कि इसका 11 लाख तो दिखाना पड़ता है। अगर आप 11 लाख से कम दिखा रहे हैं तो फिर आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करानी पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर जो पीजीबीपी निकाला वो 7,30,000 का निकल के आ रहा है, तो देर भाई आपको यहाँ पर बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करानी पड़ेगी, तभी जाके आप यहां पर ये पीजीबीपी क्लेम कर पाएंगे। तो वो एक एडिशनल बात आपको यहां पर कवर करनी पड़ेगी। ये ऑल्टरनेटिव आपका एक आंसर बन सकता है। यहां पर मैं 7,30,000 लेके चल रहा हूं, अज्यूमिंग दैट कि बुक्स भी मेंटेन की है और ऑडिट भी आप कराने वाले हैं। तो पीजीबीपी का नंबर आ गया आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी का नंबर हमारा पहले ही आ गया था हाउस प्रॉपर्टी सेट करने के बाद, और जो आईएफओएस का नंबर है उसके अंदर 12,000 और 10,000 करके हमारा 22,000 का नंबर आ गया। 22,000 वाज आवर आईएफओएस। तो हमारे फाइनल नंबर्स अगर हम देखें तो आपका सैलरी हेड के अंदर नंबर दिखाई दे रहा होगा 88,500,
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा होगा, पीजीबीपी के अंदर दिखाई दे रहा होगा 7,30,000, कैपिटल गेन कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, आईएफओएस के अंदर दिखाई दे रहा होगा 22,000। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम 88,500 प्लस 7,30,000 प्लस 22,000, 8,40,500 आपका जीटीआई आना चाहिए, जिसमें से अब आपको प्रोवाइड करने हैं डिडक्शंस। तो आपका टोटल इनकम निकल के आएगा। तो डिडक्शंस के लिए वो 2 पॉइंट्स हमने पेंडिंग रखे हुए थे, वो अब आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो डिडक्शंस अगर आप देखने जाएं तो क्या दिया है, ही हैज पेड ट्यूशन फीस ऑफ 40,000, ये पढ़ते ही दिमाग में एटीसी याद आना चाहिए, of his granddaughter which is debited to his capital account। सर पीएनएल में डेबिट किया ही नहीं है, पीएनएल में डेबिट किया ही नहीं, क्योंकि अगर पीएनएल में डेबिट किया होता तो हम इसे ऐड बैक करते, बट कैपिटल अकाउंट में डाला है, मतलब आपने इसे ड्राइंग्स करके ही दिखाया है, तो देयर बाय आपने इसे पर्सनल एक्सपेंस ही दिखाया है, तो आपने कहीं पर डेबिट किया ही नहीं पीएनएल में, इसलिए हमने ऐड बैक कहीं नहीं किया। लेकिन सर अगर डिडक्शन मिलता है तो डिडक्शन तो देना होगा ना, जिसमें 80C के अंदर ट्यूशन फीस कवर होता है, लेकिन ग्रैंड डॉटर उसके अंदर कवर्ड नहीं है, देयर बाय आपको इसका कोई डिडक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप डिडक्शन में लिखेंगे और इसे डैश करेंगे ताकि आप ये बता सके कि आपने इसका डिडक्शन क्यों प्रोवाइड नहीं किया है, तभी आपको इसका मार्क मिलने वाला है। ही हैज अवेल्ड अ लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन, तो दिमाग में 80E आ जाता है आपके। He repaid principal, principal का डिडक्शन नहीं मिलता है, and interest of ₹26,000 during the previous year, 23, 24, 26,000 का उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। क्या इंटरेस्ट का पेमेंट अलाउ किया जाता है? यस सर, अलाउ किया जाता है। हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि 1 + 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक ही अलाउ किया जाता है, बट क्योंकि क्वेश्चन में वो सब डिटेल नहीं दी, हम मान के चल रहे हैं वो कंडीशन सैटिस्फाइड होगी, एंड देयर बाय आप 26,000 का डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे 80 के अंदर, ब्रैकेट में नोट में आप इसे क्लियर कर देंगे कि क्यों आपने किन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे डिडक्शन दिया। सर ये डिडक्शन मिलता ही नहीं अगर डिफॉल्ट रिजाइम होता, ये तो अल्टरनेटिव रिजाइम है, देयर बाय इसका डिडक्शन हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको 26,000 यहां पर डिडक्शंस के अंदर लेस करना रहेगा, दैट्स इट। 26,000 लेस हो जाता है तो हमारा फाइनल नंबर आ जाता है 8,14,500। ये हमारा टोटल इनकम का आंसर आ गया। टोटल इनकम आ गया तो आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया होगा, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड पेज पे गए होंगे, और सेकंड पेज पे जाके आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली होगी। टैक्स लायबिलिटी में आपने ऑप्ट आउट किया है, क्वेश्चन में कोई स्पेशल इनकम नहीं है, तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है। कोई स्पेशल इनकम नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात क्या थी जो गड़बड़ हो सकती है आपसे, कि मिस्टर रोहित एक रेसिडेंट है और इनकी एज 65 इयर्स है और आपने ऑप्ट आउट किया है। आपने ऑप्ट आउट किया है तो आप जानते हैं कि ऑप्ट आउट के अंदर जो स्लैब होते हैं वो 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर होते हैं। लेकिन अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होता है तो वो 3 तक कोई टैक्स नहीं लगता, 3 से 5 पे लगता है 5%, और 5 से ऊपर 10 तक जाता है तो 20%, और 10 के ऊपर जाता है तो 30% एप्लीकेबल किया जाता है। तो यहां ये ध्यान में रखना था कि 3 के ऊपर जितना पोर्शन गया है उसी पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो 8,14,500 में आप क्या कहेंगे कि सर 3 लाख रुपए तक तो वो नील रहेगा। 5 लाख माइनस 3 लाख का जो पोर्शन है 2 लाख, उस पे 5% लगाया जाएगा, और 8,14,500 माइनस 5 लाख का जो पोर्शन है दैट इज 3,14,500, उस पे 20% लगाया जाएगा। ये आपका बेस टैक्स निकल के आ जाएगा, जो आपका बेसिक टैक्स हो गया वो निकल के आ जाएगा। और बेस टैक्स आ जाने के बाद आप देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई सरचार्ज या कोई रिबेट वगैरह लगाया जाएगा, नहीं, कोई सरचार्ज रिबेट नहीं है। इस पे आप 4% सेस लगाने वाले हैं, और 4% सेस लगा के जो आएगा वो आपका टोटल टैक्स होगा। सर आपको नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने बोली है, मतलब टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स वगैरह भी लेस करना होगा, बट क्वेश्चन में कोई टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स था ही नहीं, तो आप लेस क्या करेंगे? मतलब ये जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा, जिसे आपको राउंड ऑफ करना होता है अंडर सेक्शन 288B में, आपको इसे राउंड ऑफ करना होता है तो आपका फाइनल नंबर निकल के आता है। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आराम से हो जानी चाहिए। 2 लाख पे 5%, तो आपका 10,000 हो गया ऑब्वियसली। 3,14,500 पे 20%, आपका 62,900 हो गया। तो जो आपका बेस टैक्स जिसे हम बोलते हैं वो 72,900 हो गया। 72,900 पे आपको 4% सेस लगाना है तो वो 2,916 हो गया। 72,900 प्लस 2,916 विल गिव यू 75,816। अब इसे राउंड ऑफ करके लिखना होता है हमेशा, क्योंकि आपको नेट टैक्स लायबिलिटी बोली हुई है, नहीं तो अगेन उसका भी आपका मार्क कट सकता है। तो लास्ट डिजिट आपका 5 और मोर है तो मल्टीपल ऑफ 10 अहेड की तरफ आपको जाना होता है, तो 75,820 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आने पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्लोज कर लिया। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था टू बी ऑनेस्ट,
ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किए होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपने किए ही होते हैं। ये सब कुछ वर्कशीट के अंदर कवर करा दिया जाता है। जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपसे हो जाना चाहिए। बस वो एग्जाम का नर्वसनेस, एग्जाम में कामनेस, ये सब बड़ी जरूरी होती है, ताकि छोटी छोटी गलतियां जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं वो आपसे ना हो। क्वेश्चन 1 सबसे हेवी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 प्रोवाइड किया गया था, 2 का ए बिट जो 6 मार्क का प्रोवाइड किया गया है। क्या है? मिस्टर पारस हैज अ प्रोप्राइटरी बिजनेस since previous year 2015-16 he has transferred his business on 1/4/23 by way of slump sale for a total consideration of 40 lakh। 40 लाख का टोटल lump sum consideration है। The fair market value of the capital asset as on 35 लाख, मतलब जो ट्रांसफर किया है वो 35 लाख का है और उसके सामने जो मिला है वो 40 लाख का है। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि सर ये स्लम सेल के अंदर तो हम बोलते हैं ना FMV1 और FMV2 whichever is higher। तो जो गया उसका FMV और जो आया उसका FMV, तो यहाँ 35 और 40 whichever is higher, तो जो आपका ग्रॉस सेल कंसीडरेशन होता है वो 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख से आपका मेन फॉर्मेट बनेगा मेन क्वेश्चन के अंदर और नीचे उसके वर्किंग नोट्स वगैरह बनेंगे। तो 40 लाख आपका ग्रॉस सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा। ही हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर दिस डील ऑफ ₹1,50,000, तो 1.5 लाख सीधे इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो जो आपका नेट सेल कंसीडरेशन है वो 38,50,000 हो जाएगा। अब क्योंकि ट्रांसफर डे 1/4/23 है, आपको बैलेंस शीट डेट 31/3/23 को डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है और डिटेल्स के अंदर बोला ये सब बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है। बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, अदर एसेट्स, ओन कैपिटल, बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिटर्स। आपको जानते हो कि आपको इसमें से क्या निकालना है? डीम्ड सीओए, सीओआई का कैलकुलेशन करना है और वो करने के बाद ही आपका निकल के आएगा कैपिटल गेन का नंबर निकल के आएगा, जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने बोला है। जिसके अंदर ये जो सीओए सीओआई होता है ये कभी इंडेक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि स्लम सेल के अंदर इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, भले चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर वो शॉर्ट टर्म हो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको यहां पर निकालना था कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो एक एक करके आपको नेट एसेट्स में पहले एसेट्स लेनी है और फिर लायबिलिटीज लेनी है। एसेट्स में आइडियली हमने बोला होता है कि आपको बुक वैल्यू लेनी होती है, लेकिन अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो उसकी WDV लेनी होती है। अगर कोई 35 AD का एसेट होता है तो उसकी वैल्यू निल लेनी होती है, और अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल वगैरह होता है तो उसकी वैल्यू भी निल आपको कंसीडर करनी होती है, और अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है तो उसे इग्नोर करना होता है। ये सारी मेन बातें आपने सेक्शन 50B के अंदर स्लम सेल में पढ़ी होती है। तो हम स्टार्ट बिल्डिंग से करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 18 लाख और उसके रिलेटेड कोई डिटेल नहीं दी हुई। अब सर कोई डिटेल नहीं दी हुई तो मैं मजबूर हूं ये मानने के लिए कि ये WDV होगा, क्योंकि और कोई तो डिटेल दी हुई नहीं है ना, तो मुझे 18 लाख ही लेना पड़ेगा बिल्डिंग का, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूं। फिर उसके बाद मुझे डेटर्स प्रोवाइड किए 5 लाख। इसमें डेटर्स के रिलेटेड क्या मुझे कुछ भी प्रोवाइड किया गया है? नहीं, तो मैं डेटर्स भी पूरा ले लूंगा 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी प्रोवाइड की गई है 5 लाख। क्या मशीनरी के रिलेटेड कुछ दिया है? यस। बोला मशीनरी में 50,000 का एक ऐसा अमाउंट है जिसमें 35 AD का 100% डिडक्शन मिल गया था, तो फिर मशीनरी 5 लाख थोड़ी लोगे, 4,50,000 आपको कंसीडर करनी होगी। 50,000 का तो निल मान लिया जाएगा। देन उसके बाद आपको प्रोवाइड किया अदर एसेट्स। अदर एसेट्स के रिलेटेड दिया है, इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ 60,000। तो अगर इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल 60,000 की है तो फिर आप 3,60,000 नहीं ले सकते, कितना लेना पड़ेगा? 3 लाख, क्योंकि 60,000 की वैल्यू को तो निल कर दिया जाएगा। ये आपकी सारी एसेट्स हो गई। एसेट्स जाने के बाद आप लायबिलिटी साइड आते हैं। लायबिलिटी साइड के अंदर मैं सबसे पहले देखता हूं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है 4,10,000 का आपका अमाउंट है। क्या क्रेडिटर्स के अंदर कुछ और बताया हुआ है? नहीं, तो 4,10,000 आप सीधे सीधे लेस कर देंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स दिया 2.5 लाख का। अनसिक्योर्ड लोन में बोला 1 लाख जो है वो तो आपके ऑर्नामेंट्स ऑफ वाइफ, यानी ये तो पर्सनल दिख रहा है, ये आपका अंडरटेकिंग के रिलेटेड थोड़ी दिख रहा है। जो अंडरटेकिंग के रिलेटेड लायबिलिटीज होती है खाली वो लेना होता है। तो 2.5 लाख में से आपको ये 1 लाख हटाना पड़ेगा, तो यहां पर आपको 1.5 लाख कंसीडर करना होगा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर बैंक लोन। बैंक लोन 5 लाख का दिया है, जिसके रिलेटेड बोला है कि 2 लाख पर्सनल पर्पस के लिए। सर पर्सनल पर्पस वाला थोड़ी यहां लेना होता है, तो अंडरटेकिंग का लेना होता है ना सब कुछ, तो अंडरटेकिंग जो आपने सेल की है उसकी लेनी होती है। तो 5 में से आपको 2 हटाना पड़ेगा, तो यहां 3 लाख हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आएगा 18 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख माइनस 4,10,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 3 लाख, तो आपका नंबर हो जाता है 21,90,000। ये 21,90,000 आपका सीओए हो गया, जो यहां चला जाएगा 21,90,000 और उसे आपको 38,50,000 में से लेस कर देना है, माइनस 21,90,000।
16,60,000 का आपका कैपिटल गेन आया। बट ये भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वो भी देखना होगा। तो कब से ये बिजनेस चला रही हो, 2015-16 से, और कब ट्रांसफर किया है 1/4/23 को, तो 36 महीने से ज्यादा हो गया। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन ने निकालने क्या बोला था, कंप्यूट कैपिटल गेन और लॉस फॉर असेसमेंट ईयर, दैट्स इट, क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। इसका मतलब ये आपका मेन फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन के अंदर, और पीछे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह या जो नोट्स वगैरह है वो लिखने के लिए आपको पीछे वर्किंग नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो ये पूरे 6 मार्क आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन अगेन नहीं पूछा था। देन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2B, 4 मार्क का पूछा है। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू टीडीएस, टीडीएस के रिलेटेड पूछा है, और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, वो आपका अच्छा वेटेज होल्ड करता है। मिस्टर गणेश हुज प्रोफेशनल रिसीट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23 वर रुपी 1.25 CR। लास्ट ईयर का दिया है, आपका साल तो 24-25 है ना, जो हम ये 23-24 है ना जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 22-23 का दिया है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का दिया है। 1.25 करोड़ है उसकी प्रोफेशनल रिसीट्स। हैज मेड पेमेंट टू मिस्टर राजेश, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर हिज मल्टीफेसेटेड एक्टिविटीज। तो उसने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24, और उसने काफी सारे काम करके दिए होंगे, इसलिए काफी सारे पेमेंट्स किए गए हैं। एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल in case of payments made by Mr. Ganesh to Mr. Rajesh। पहला, प्रोफेशनल फी पे किया है फॉर कंसल्टेशन, तो प्रोफेशनल फी पढ़ते ही आपके दिमाग में 194J आया होना चाहिए। 194J के तहत आपको टीडीएस एप्लीकेबल करना होता है एट द रेट ऑफ 10% अगर जो प्रोफेशनल फीस की अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा हो। 30,000 से ज्यादा हो तो सर यहाँ 32,450 दिया है ना सर, 32,450 दिया है, लेकिन इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और हमने ये बात जब टीडीएस चालू करते हैं ना तब पहले ही पढ़ ली होती है कि आपको जीएसटी एक्सक्लूड करके चलना होता है। खाली वो जो 194H होता है उसके अंदर हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट में जीएसटी को इंक्लूड करके टीडीएस देखा जाता है, या 206C 1H होता है या 1F होता है टीसीएस में, उसमें हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं। बाकी तो अदरवाइज हर जगह एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखा जाता है। तो आपको 32,450 में से वर्क बैक करके 18% हटाना चाहिए था, यानी 32,450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118 करेंगे तो नंबर आएगा 27,500। मतलब वो जो पेमेंट है वो तो 27,500 की है, और अगर 27,500 की है तो 27,500 तो 30,000 से कम है, देयर बाई इसके ऊपर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं रहने वाली है। ये आपको समझाना पड़ेगा पूरा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए कि नो टीडीएस, वाई बिकॉज सेक्शन 194J में 30,000 का अमाउंट होता है और वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, बट यहाँ जीएसटी हटाते हैं तो 27,500 ही आता है, एंड देयर बाई क्योंकि वो 30,000 तक ही है, देयर बाई इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होगा। फिर एक दूसरी पेमेंट की है, रॉयल्टी पेमेंट की है फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय वेरियस क्लाइंट्स ऑफ मिस्टर राजेश। अगेन दिमाग में 194J आना चाहिए, और याद करो जब 194J पढ़ाते हैं तो बड़ा क्लियरली पढ़ाते हैं कि जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है ना वो अगर इंडिविजुअल पे कर रहा हो तो उस केस में कभी टीडीएस नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 30,000 के ऊपर हो, चाहे उसका टर्नओवर ग्रॉस सेल्स 1,50,00,000 के ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, एंड देयर बाय इसके ऊपर देयर विल बी नो टीडीएस। जिन्होंने ये छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने इस पे टीडीएस 10% काट दिया होगा, जबकि रॉयल्टी के केस में कोई टीडीएस नहीं होता, नॉन कॉम्पीट फीस वगैरह जो होती है उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होता। जब इंडिविजुअल की बात की जा रही है वो कंप्लीटली बाहर रखा जाता है। ये सेकंड अच्छा पॉइंट इन्होंने पूछा था। तीसरा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर गणेश 20,000 ऑन 15/2/2023। तो एफटीएस पढ़ते दिमाग में अगेन 194J आया होना चाहिए, जिसमें एफटीएस पे जो टीडीएस की रेट होती है ना वो 2% होती है। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन अगेन उसमें भी 30,000 देखा जाता है। पर सर एक ही आदमी को आप प्रोफेशनल फीस भी पे कर रहे हो, एक ही आदमी को आप रॉयल्टी भी पे कर रहे हो, एक ही आदमी को आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कर रहे हो, तो सर टोटल तो 30 से क्रॉस हो गया ना। बट इस सेक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि जो 30,000 होता है ना वो पर होता है, अलग अलग होता है। 5 चीजें इसमें पढ़ाई जाती है ना वो सब अलग अलग होती है, सिर्फ जिसके अंदर जो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन होता है उसी पे कोई लिमिट नहीं होती, बाकी तो सब पे लिमिट होती है। 30,000 की जो रॉयल्टी है, नॉन कॉम्पीट फीस है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, सब पे 30,000 इंडिविजुअल होता है, तो देयर बाय इसके ऊपर भी कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। फिर बोला है फीस फॉर टीचिंग अकाउंटेंसी टू हिज सन, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने कुछ फीस वगैरह ली है, तो अगेन ये तो प्रोफेशनल तरीका हो गया, 194J में आ जाना चाहिए, लेकिन ये तो पर्सनल पर्पस है ना सर, और पर्सनल पर्पस के ऊपर जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उस पे कोई टीडीएस नहीं होता। मतलब इन चारों पॉइंट्स में आंसर क्या था, नो टीडीएस। आपको थियरी एक्सप्लेन करके कि क्यों आपने टीडीएस नहीं लगाया वो बता के आपको इसे कंप्लीट करना था। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3A का ए बिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 6 मार्क का, जिसमें 6 मार्क ऑब्वियसली ए और बी दोनों पॉइंट्स के लिए है, जिसमें ए पॉइंट में आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पूछा है, तो हम अज्यूमिंग शायद वो 3 मार्क का होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी फिर 3 पॉइंट फोल्ड करता है, तो उसके अंदर भी 3 मार्क पूछे जाएंगे। सर बहुत समय बाद ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी पूछी गई है इंटर की एग्जाम्स में, अपार्ट फ्रॉम रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर।
टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम में तो हमेशा से पूछते थे, वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन पहली बार किसी और जगह से भी पूछी गई क्योंकि ये बड़ा हल्ले में रहा। आपको पढ़ाते वक्त भी इस पे बहुत ध्यान दिया गया था कि सर पूरी की पूरी इकोनॉमी हिली है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज 43B वाले डिस्कशन से। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की उन्होंने सीधे मीनिंग पूछ लिया, मतलब डेफिनेशन पूछ लिया, लॉ प्रोविजन कुछ नहीं पूछा। बोले भाई डेफिनेशन बताओ तुम तो हमको, यानी जो एमएसएमई एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है वो आपको बतानी थी। तो अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो दो लिमिट्स होती है ना, एक प्लांट एंड मशीनरी होती है जो 1 करोड़ तक होनी चाहिए और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक होना चाहिए। और हम स्मॉल एंटरप्राइज की बात करते हैं तो अगेन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो होनी चाहिए 10 करोड़ तक और जो टर्नओवर है वो होना चाहिए 50 करोड़ तक। ये आपने पढ़ा होता है, दैट्स इट। इतना भी आपने लिख दिया होगा खाली तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स इट। ये आपको खाली ध्यान में रखना था, इट वाज इजी। आपका समय कितना बचाएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में है कि माइक्रो एंड स्मॉल की डेफिनेशन क्या होती है हमारी। देन उसके बाद दिया है मिस्टर प्रेम हैज द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1423। आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है इन एसेट्स के ऊपर जो 1/4/23 की आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। मशीनरी की कॉस्टिंग है 4 लाख रुपए which was used for scientific research related to business and deduction under section 35 allowed was rupee 40,000। तो देखो जितने भी डिडक्शन मिल चुका होता है सेक्शन नंबर 35 का, उसे वापस ब्लॉक में ऐड नहीं किया जाता है उतने पोर्शन को, क्योंकि उसके ऊपर आपको डिडक्शन ही मिल गया है तो डेप्रिसिएशन किस बात का। लेकिन जो बाकी अमाउंट है उस पे तो आपको अलाउ किया जाएगा ना। इसका मतलब यहां पर आपने 3,60,000 की अमाउंट पे 15% का डिप्रिसिएशन निकाला होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन 1 में आपने पढ़ा होता है कि जितना साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिल गया उसे हटा देना होता है आपको, वो ब्लॉक के अंदर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, तो उतना आपने हटा दिया होगा। अ लैपटॉप is received as a gift from his friend costing 60,000। It was purchased on 1/4/2022 by his friend। आपने इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ा होता है सेक्शन 43(1) के अंदर कि अगर गिफ्ट में आपको या इनहेरिटेंस में कोई चीज मिली है तो ऐसा सोचो कि अगर वो अकेला एसेट है उस ब्लॉक का और उसको स्टार्टिंग से डेप्रिशिएट किया होता तो आज क्या वैल्यू हुई होती और उस पर डेप्रिसिएशन दे दो। तो आपका साल 23-24 है, ये 1/4/22 को दोस्त ने परचेज किया था तो 60,000 पे 1 साल का आपको डेप्रिसिएशन दे देना है। 60,000 पे 1 साल का डेप्रिसिएशन, लैपटॉप की बात की जा रही है तो 40% है तो कितना हो गया 24,000। इसका मतलब आज के वक्त में उसका नोशनल कॉस्ट क्या ले लिया जाएगा 96,000। 96,000 पे जो 15% आएगा, सॉरी 40% आएगा क्योंकि लैपटॉप की बात की जा रही है, वो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनेगा। 36,000 पे 40% जो फाइनली निकल के आएगा। फिर दिया एक टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर है 70,000 का जो इरेक्ट किया गया था दिसंबर 23 को, which was used for business purpose। टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर रेट आपने 40% पड़ी हुई है, 40%। किसी भी चीज के ऊपर 40 के ऊपर तो है ही नहीं। जिसके अंदर इसे इरेक्ट किया गया था दिसंबर 2023 में, 23-24 में दिसंबर 2023, तो 180 डेज से कम हो गया ना। इसका मतलब 70,000 पे आपने 40% किया होगा लेकिन उसका आधा कर दिया होगा, ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। जो मैंने सर्कल किया है ये आपके फाइनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट आएंगे, जिसका आप टोटल निकाल दोगे तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो है जिसके आपको 3 मार्क्स प्रोबेबली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दिस वाज ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए बिट हमने कंप्लीट कर लिया। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिट। इसके अंदर क्या बोला है, टोटल इनकम निकालो, इनकम टैक्स निकालो, कंसीडरिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजाइम। मतलब अगेन अल्टरनेटिव रिजाइम से फिर से आपको टोटल इनकम और टोटल टैक्स निकालने बोला है, जिसमें बोला है मिस्टर एक्स है, उसकी उम्र 83 इयर्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसने आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम अ बैंक अंडर रिवर्स मॉर्गेज अरेंजमेंट। आपने एक सेक्शन पढ़ा होता है 10 क्लॉज 43 जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है ये एग्जेम्प्ट होता है, 1,50,000 सीधे एग्जाम कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, उसे सीधे आप एग्जाम करके नोट लगा दोगे, सेक्शन नंबर नहीं भी लिखोगे चलेगा, आपको खाली ये बताना था कि वो एग्जाम किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट 2 लाख, इसे आप आईएफओ इसके अंदर लेके जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट, इसे आप आईएफओ इसके अंदर लेके जाएंगे। पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 4,50,000, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिली है 4.5 लाख की। जब आपको कोई भी पेंशन मिलती है जिसमें से 4.5 लाख रुपए की पेंशन मिली है और आपको कुछ नहीं लिखा तो यही माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पेंशन तभी देगी ना जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पेंशन दी तो आप सैलरी हेड के अंदर चले जाओगे, जिसमें 2 तरह की पेंशन होती है, एक अनकमिटेड और एक कमिटेड। यहां आपने कमिटेड पेंशन लेने की गलती नहीं की होनी चाहिए। ये बात अगेन आपको क्लास में क्वेश्चंस कराते हुए क्लियर किया जाता है कि जब तक कुछ नहीं लिखा हो वो जो पेंशन होती है वो अनकमिटेड वाली होती है, और अनकमिटेड वाली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4.5 लाख आप सैलरी हेड में लेके गए होंगे, पर जब आप सैलरी हेड में किसी चीज को लेके जाते हैं तो केयरफुल होना होता है क्योंकि उसके ऊपर आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी ये अमाउंट अल्टीमेटली सैलरी हेड के अंदर 4 लाख की दिखाई देगी आपकी। एसटीसीजी ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, ये आपको फंसाने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में भी जब कैपिटल गेन कराता हूं तब कराता हूं कि सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो हम बोलते हैं कि अरे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हो गया,
ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है। सेम चीज यहाँ पे भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर। डाइनिंग टेबल एंड चेयर तो पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ मूवेबल नेचर हो गए, ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं होते हैं, तो देयर बाय ये कैपिटल गेन में जाएगा ही कैसे, आपको इसको शामिल ही नहीं करना था, ये कहीं जाएगा ही नहीं। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग ऑन इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये हम जानते हैं आईएफओ इसके अंदर डाला जाता है, जहां हम एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ते हैं वहां हमने एक टेबल बना के देखा होता है क्या टैक्सेबल होता है क्या नहीं होता, तो डेयरी फार्मिंग को हमने क्लियरली बोला होता है टैक्सेबल किया जाता है, ये आईएफओ इसके अंदर टैक्सेबल होता है। ये सारे आपके कौन से हेड में जाएंगे वो आ गए, इसका मतलब सैलरी हेड में 4 लाख चला गया, आईएफओएस में 2 लाख गया, 45,000 गया और 50,000 गया, तो 2,95,000 हो गया। आपका जीटीआई निकल के आ गया 2,95,000 प्लस 4 लाख 6,95,000। जीटीआई के बाद क्या दिए जाते हैं, डिडक्शन। अब क्योंकि ये ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजाइन में डिडक्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपने ये सब पढ़ते वक्त बैंक टर्म डिपॉजिट बैंक सेविंग अकाउंट तुरंत दिमाग में 80 टीटीबी आना चाहिए। सर 80 टीटीबी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो वेरी सीनियर सिटीजन है, सर 60 से क्या 80 से भी ऊपर है, तो कितने का डिडक्शन मिल जाएगा, 50,000 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, एंड जो आपकी टोटल इनकम है वो निकल के आ जाएगी 6,45,000 की आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। 6,45,000 इज द टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है, और ऑल्टरनेटिव रिजाइन में हो आप और एज 83 इयर्स है, तो सर पहला 5 लाख माफ हो जाता है, 5 लाख के ऊपर जितना गया 6,45,000 इज 1,45,000, उस पे 20% लगा दिया जाएगा, 29,000 आएगा, 29,000 उस पे 4% सेस लगा दिया जाएगा, और 4% सेस लगा के फाइनल नंबर आ जाएगा जिसे फिर आप राउंड ऑफ कर दोगे। आई थिंक राउंड ऑफ की नीड ही नहीं आएगी। 29,000 इंटू 1.04 आपका फाइनल आंसर हो गया 30,160 इज योर फाइनल टोटल टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3B। हमने कंप्लीट कर लिया, ये आपको 4 मार्क्स अगेन ऑफर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मिस्टर राकेश हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू द प्रीवियस ईयर एंडेड दिस। आपको डिटेल्स वगैरह सब प्रोवाइड की है, और डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद नीचे बताया ये कैरी फॉरवर्ड लॉस भी आपका पड़ा हुआ है, आपको टोटल इनकम निकालनी है इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजाइन एंड आल्सो स्टेट द एलिजिबल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। आपको क्लास में पढ़ाते वक्त भी बात क्लियर की जाती है कि सेट ऑफ का क्वेश्चन हमेशा आता है, और सेट ऑफ के क्वेश्चन में ध्यान देना, खाली आपको टोटल इनकम ही नहीं पूछी जाती है, क्या क्या कैरी होगा इसकी भी एक लिस्ट बनाने बोली जाती है, वो मिस मत कर देना आप। ये अगर आपने मिस कर दी होगी तो अननेसेसरी आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे, इसलिए आपने पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो मेन फॉर्मेट है वो बनाया होना चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा उसका एक स्टेटमेंट बनाया होना चाहिए, और फिर आपने वर्किंग नोट्स लिखे होने चाहिए जिसमें क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट रिजाइन से ऑप्ट आउट किया है, यानी कि ऑल्टरनेटिव रिजाइन से करना है। अरे इजी हो रहा है ना, जब जब ऑल्टरनेटिव रिजाइन बोला है तो इजी हो रहा है, क्योंकि दिमाग तो आपको डिफॉल्ट रिजाइन में लगाना पड़ता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव रिजाइन में तो सब अलाउड होता है, बिंदास आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपको अभी तक हर क्वेश्चन में यही बोला गया, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए। अब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कैलकुलेट करके दी हुई है, फिर मेरा ध्यान जाता है लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पे। क्या ये 80,000 इस 2 लाख के सामने सेट हो सकता है? यस, तो ये नंबर 1,20,000 पे आ जाएगा। कितना सेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख। आपको तो 80,000 ही दिया है तो आप बिंदास सेट करो, और क्योंकि ऑप्ट आउट किया हुआ है कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सेट कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1,20,000 पे आपका नंबर आ जाता है। फिर मेरा ध्यान जाता है शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म। सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट फ्रॉम फर्म होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो जो लॉस फ्रॉम फर्म है उसे भी हम भूल जाते हैं, उसे भी हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा होता है ना जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है फिर उसके लॉसेस भी भूल जाओ, ये थोड़ी इनकम एग्जेम्प्ट और लॉस को सेट कर लो, दैट इज नॉट अलाउड। आप उसे भी भूल जाते हो, उसे आप इग्नोर कर दोगे। ये सारे जो दिए वो तो चलो 80 वाले दिए हैं, ये तो बाद वाले दिए हैं, तो इस पे अभी हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरा नेक्स्ट ध्यान जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट हो सकता है, चाहे कोई से भी सेक्शन वाला हो, 112 हो, 112A हो, मैटर नहीं करता। तो ये इसके सामने सेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, बट अभी भी यहाँ कितना बच जाएगा? 1,40,000। अभी जो 1,40,000 का लॉस बच गया, ये सिर्फ किसके सामने सेट हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपके पास है ही नहीं, तो आपने इस 1,40,000 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो है ना, होगा, बट उसके सामने वो सेट नहीं हो सकता। फिर दिया लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस सिर्फ किसके सामने सेट होता है? इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस के सामने, तो देयर बाय उसको आपको अगेन कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाएगा, उसमें आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज 1 लाख, और नीचे आपको प्रोवाइड किया हुआ था कि आपका बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल से 1,20,000 का लॉस है, दिस बीइंग द 8th ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉस। जिस साल का लॉस था वहां से 8वां साल है इसका, यानी इसका आखिरी साल है ना, 8 साल हो गए, 8वां साल है जब इसको कैरी करके लेके आ रहे हो, तो कर सकते हो सेट, क्योंकि 8 साल तक कर सकते हो। तो ये 1,20,000 आप इसके सामने सेट करने जाओगे, 1 लाख सेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, पर सर अभी भी 20,000 तो बच जाएगा। ये 20,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं, देयर बाय आप इसे कैरी नहीं कर सकते, इसे आपको यहीं भूल जाना होगा। दैट्स इट, डन।
आप जीटीआई निकालने तक तो पहुंच सकते हो। मैं बगल में फाइनल नंबर्स लिख देता हूं, तो सैलरी हेड के अंदर आपका फाइनल नंबर दिख रहा होगा 1,20,000। पीजीबीपी हेड के अंदर कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो सेट होके खत्म हो गया। कैपिटल गेन के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा होगा 2,80,000, और बाकी वो लॉन्ग टर्म तो सेट हो गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो आपका कैरी कर दिया गया होगा। एंड देन और तो आईएफओ इसमें कुछ है ही नहीं। जीटीआई निकल के आ गया आपका, जीटीआई का नंबर हो गया आपका 4 लाख, 1,20,000 और 2,80,000। अब आपको ये डिडक्शंस दिए, सारे डिडक्शंस आप आराम से ले तो सकते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 21,000 का आपको प्रोवाइड किया हुआ है। क्या ये मिल जाएगा? यस, ये मिल जाएगा। 80C में मिल जाएगा आपको। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ पेड बाय चेक, ठीक है, पेड बाय चेक है, ओके है, 24,000 है। लेकिन साथ में दिया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर वाइफ पेड बाय चेक, वो भी ओके है 5,000। लेकिन सर ये 24 और 5 टोटल आपको 25 पे रिस्ट्रिक्ट कर देना होता है। क्वेश्चन में उसकी एज नहीं दी हुई है, एज दी होती कि अगर ज्यादा है तो 50 का लिमिट होता है, बट यहाँ पर तो 24 और 5 का लिमिट अटक जाएगा और 25,000 ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका टोटल इनकम निकल के आ गया 3,54,000, वो 4,000 का आपको बेनिफिट नहीं मिला, 3,54,000 का टोटल इनकम आ गया। यही एक चीज निकालने बोली थी, और उसके अलावा ये भी निकालने बोला था कैरी फॉरवर्ड क्या क्या किया जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड के अंदर एक तो आपका स्पेक्युलेटिव लॉस आ गया था 1,20,000 का। कैरी फॉरवर्ड के अंदर ही आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया था 1,40,000 का। और वो जो 20,000 वाला था वो कैरी नहीं होगा, इसका आपने एक नोट डाला होना चाहिए। कभी भी इसका टोटल नहीं लगाते हो आप, इसका टोटल नहीं लगाते हो, ये बात आपको पढ़ाई हुई होती है, आप खाली लिख देते हो कि एक आइटम लिख के बता देते हो कि ये कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, और आपने इसके वर्किंग नोट्स बना दिए होने चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 भी, जो हमेशा स्टैंडर्ड थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ऑप्शन आता है ये रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑल पर्संस आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस एज पर सेक्शन नंबर 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। किन लोगों को मैंडेटरली रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 80। तो आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर पढ़ते वक्त इस बात को पढ़ा होता है कि जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होते हैं ना, अगर उसे आपको करना है तो आपको रिटर्न समय पे भरना होगा। जिसमें कौन से कवर होते हैं सर? पीजीबीपी का लॉस है तो समय पे रिटर्न भरना पड़ेगा आपको, स्पेक्युलेटिव लॉस है तो समय पे रिटर्न भरना पड़ेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो भरना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो भरना पड़ेगा, और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस है तो भरना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी सबके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो पूछा है ना विच ऑल पर्संस, तो आप बोलोगे ऑल दोस पर्संस हु हैव दीस 6-7 लॉसेस। ये जो भी 6-7 लॉसेस जिसके भी होंगे ना, उन सबको मैंडेटरली समय पे रिटर्न भरना पड़ेगा। तो आपने वो 6-7 पॉइंट्स लिख दिए तो मिल जाएंगे आपको उसके 2 मार्क। फिर लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम। इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, सेम आंसर लिखना था वापस, यानी कि इसके भी 2 मार्क मिल जाएंगे, इसके भी 2 मार्क मिल जाएंगे सेम आंसर लिखने पे। बताओ, ये तो बोनस हो गया। अब इनसे गलती हो गई होगी इस तरीके से क्वेश्चन बनाते वक्त, बट ऐसा कई बार होता है। ऐसा हो जाता है तो बच्चा अपने आप पे डाउट करने लगता है, मैं गलत सोच रहा हूं कि अरे नहीं तू गलत नहीं सोच रहा है, क्वेश्चन ही यही पूछा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम। तो आप क्या बोलोगे कि अगर वो रिटर्न ऑफ लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आप स्टिल उसे कैरी करके सेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो बिजनेस लॉस है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स लॉस है, तो अगर आपने लेट फाइल किया तो आप उसे सेट कैरी करके नहीं कर पाओगे। यही बात आपको रिपीट करके घुमा के लिखनी थी सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे वाला लिख सकते थे कि बिलेटेड रिटर्न 139(4) का क्या होता है और उसे कब तक फाइल करना होता है। तो बिलेटेड रिटर्न आपको बोला जाता है कि जो भी आपका असेसमेंट ईयर एंड होने वाला होता है उसके 3 महीने पहले, या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है। ये बात आपने लिखी होनी चाहिए। तो जैसे आपका प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर 23-24 में 31/12/24 और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं आफ्टर द ड्यू डेट। एंड व्हेन इट शुड बी फाइल्ड, वो उसी में कवर हो गया ना, क्योंकि वो डेफिनेशन के साथ ही हमारा कवर हो गया, इट शुड बी फाइल्ड बाय दिस डेट और दिस। तो मतलब आपको बिलेटेड रिटर्न क्या पूछा है ना, तो उसके अंदर थोड़ा समझा देना चाहिए कि बिलेटेड रिटर्न यानी जब आप रिटर्न लेट टाइम पे नहीं भरते हो, ड्यू डेट के बाद भरते हो, तो उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। और बिलेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या होती है? 31st ऑफ December of the assessment year or completion of assessment whichever is earlier। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न। आप अपडेटेड रिटर्न कब नहीं भर पाएंगे? तो आपने बात पढ़ी होती है कि सर जब आप लॉस का रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे, जब आप अपना रिफंड बढ़ाना चाहते हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, या फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं तब आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। ये 2-3 पॉइंट्स आप इजीली लिख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स तो और भी काफी हैं जब आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे, उसकी आपने एक नेगेटिव लिस्ट पड़ी हुई होती है, इनमें से आप कुछ भी मेंशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, डन। ये हमारे इनकम टैक्स का पेपर
के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने इस सेशन में कंप्लीट कर लिए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कोई भी तरह की अभी भी डाउट्स हो, आपको किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो जरूर पूछें। हम जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि आप और बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन में जा सके और फटाफट आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल ऑब्टेन कर सके। इसीलिए आप जरूर पूछें। हाँ, इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यूज भी कवर करें या जीएसटी भी कवर कर लें तो जरूर वो कमेंट बॉक्स में हमें डालें, तो हम उसे भी एज अर्ली एज पॉसिबल उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से पेपर एग्जीक्यूट करना था। मैं इसे बिल्कुल डिफिकल्ट पेपर नहीं कहूंगा। जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है ये स्टैंडर्ड से नीचे ही था। इससे अच्छा पेपर सितंबर का पूछा गया था, इससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था। लेकिन जनवरी का जो पेपर पूछा गया वो काफी रीजनेबल पूछा गया था कि इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने इतनी चीजें ढंग से कवर की हुई होनी चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।